हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो पीरियोडिक टेबल पर आधारित रहने वाली है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से इतिहास के आधार पर आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों द्वारा जो है पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया गया है। तो उसके अंतर्गत हमने जो है 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हमारा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तक जो है हम कवर कर चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से उन्होंने बनाई थी। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ द्वारा ये पीरियोडिक टेबल दी गई थी। अच्छा, इसमें आप 2 चीज़ अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक न्यूलैंड बताए थे, आपको अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इनकी जो मैंने अष्टक नियम बताया था, इसका जो मैंने अष्टक नियम बताया था उसमें मैंने सल्फर के बाद फास्फोरस को रखा था, जबकि वो गलत है ना। पहले फास्फोरस आता है और उसके बाद क्या आता है, सल्फर आता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि अलेक्जेंडर न्यूलैंड का जो अष्टक मैंने नियम दिया था उसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, जिसके अंतर्गत हमको पहले क्या रखना होता है, फास्फोरस के बाद क्या आता है आपका, सल्फर। देखिए यहाँ पर पहले फास्फोरस है, पी मतलब फास्फोरस होता है और उसके बाद एस आता है मतलब सल्फर आता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी। उसी के साथ मैंने आपको जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बताई थी कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो इन्होंने पीरियोडिक टेबल कब बनाई थी, वो बनाई थी इन्होंने 1869 में, है ना। 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाई थी, लेकिन इसको पब्लिक कब किया था, तो पब्लिक किया था 1872 में, ठीक है। 1872 में इसको पब्लिक किया था। अब यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक की थी, मैंने आपको 71 बताया था। तो ये 2 चीज़ आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 71 नहीं है, क्या है, 72। 1872 में पब्लिक की गई थी मेंडलीफ की ये पीरियोडिक टेबल। तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, इसका करेक्शन आपको करना पड़ेगा। PDF में आपको 72 ही मिलेगा, है ना। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड का जो अष्टक नियम मैंने दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस के बाद सल्फर, ऐसा नहीं होता है, पहले सल्फर आता है फिर क्या आता है आपका, पहले फास्फोरस आता है और फिर क्या आता है आपका, सल्फर। ये चीज़ चेक करना है आपको। और मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो 1869 में बनाई थी, लेकिन पब्लिक कब की थी, तो 1872 में की थी। मैंने आपको 1871 बताया था। तो ये 2 चीज़ आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं आज की वीडियो। अब आज की वीडियो में पहले हम देखिए, ये थी आपकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो मैं कल डिस्कशन कर चुका हूं। अब इसमें मैं आपको कमियां बताऊंगा। मतलब मेंडलीफ जो रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई, लेकिन फिर भी इनकी पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं कहा गया। इसके बाद मोजले आए, मोजले ने क्या किया, मोजले ने इनकी पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उनको दूर किया और एक आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सामने लाए, जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इनके द्वारा क्या क्या कमी रह गई थी, मतलब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमी रह गई थी, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण थे जिन कारणों से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को विफल माना लिया गया, मतलब इसमें क्या क्या कमी रह गई थी। तो पहली बात समझिए कि हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा, मेंडलीफ वाला पोर्शन हम रिवीजन कर लेते हैं ना। मेंडलीफ की बात हो रही है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी थी और इनके द्वारा पीरियोडिक टेबल कब दी गई थी, तो इनके द्वारा पीरियोडिक टेबल दी गई थी 1869 में। कब दी गई थी, 1869 में। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को पब्लिक कब किया गया, तो 1872 में किया गया। कब किया गया, 1872 में किया गया। दूसरी बात, मेंडलीफ कहाँ के निवासी थे, तो मेंडलीफ रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। मेंडलीफ ने ये आवर्त सारणी बनाई तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा प्रिंसिपल दिया था, तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा था, वो आवर्त सिद्धांत ही था। कौन सा था, आवर्त सिद्धांत उसका नाम ही था। कौन सा सिद्धांत था, आवर्त सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। उसके साथ इन्होंने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाई उस समय हमारे पास कितने एलिमेंट थे, मतलब कितने तत्व, हमको तत्वों की जानकारी हमारे पास थी। तो उस समय हमारे पास जो तत्व हुआ करते थे वो हुआ करते थे 63 तत्व। कितने एलिमेंट हुआ करते थे, तो 63 एलिमेंट हमारे पास उस समय हुआ करते थे। अब उसके साथ बात करते हैं कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई तो इस पीरियोडिक टेबल में कितने उन्होंने समूह रखे थे,
थे, कल हमने किया था, आपको बताया था। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इन तीनों को मिला के 8। इसको समूह बोलते हैं। जो खड़ी लाइन होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? खड़ी लाइनों को समूह कहा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने समूह की जानकारी हमको दी थी। कितने समूह थे? 8। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनके द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई थी उसमें समूह कितने थे? 8। अब बात करते हैं आवर्त कितने दिए थे। आवर्त मतलब इस तरीके से जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल है ना, ये इस तरीके से, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने? तो यहाँ आवर्त कितने दिए गए थे इनके द्वारा आवर्त दिए गए थे 7। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो आधार बनाया था, पीरियोडिक टेबल का जो आधार बनाया था, वो किस आधार पे बनाया था? इन्होंने ये अरेंजमेंट किया था ना, जो तत्वों को जमाया था, किस आधार पे जमाया था? तो परमाणु भार के आधार पे। आज मैं आपका फिर से परमाणु भार वाला टॉपिक क्लियर कर दूंगा कि परमाणु भार क्या होता है। देखिए ये परमाणु भार है ना, मतलब जिसका परमाणु भार सबसे कम होगा वो 1 नंबर पर आएगा, जिससे उसका ज़्यादा होगा वो 2 नंबर पर आएगा, फिर परमाणु भार जिसका ज़्यादा होगा वो 3 नंबर पर आएगा। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। ठीक है। तो परमाणु भार के आधार पर जमाया था। किस आधार पे? परमाणु भार के आधार पर। अब बात करते हैं इनकी कमियां। देखिए कमियां, क्योंकि टॉपिक तो यहीं से शुरू होगा, कमियां। ठीक है, कमियों से ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि पीरियोडिक मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल रही है उसकी क्या कमियां रही हैं, इनकी विफलता, इनकी पीरियोडिक टेबल विफल होने का क्या कारण रहा है। ठीक है। तो अब हमारा वीडियो जो है अब स्टार्ट होता है। ये आपका रिवीजन था जो मैंने आपको बता दिया। 2 कमियां हमको आमतौर पर पढ़ना है, मतलब मेंडलीफ ने जो उनकी पीरियोडिक टेबल में कमी की थी या जो वो बता नहीं पाए, जिसके बारे में वो अच्छे से जानकारी नहीं दे पाए, वो 2 कमियां थी। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनाई थी? इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी परमाणु भार के आधार पर। मतलब जिसका परमाणु भार सबसे कम होगा उसको 1 नंबर पे रखेंगे, जिसका परमाणु भार उससे ज़्यादा होगा उसको 2 नंबर पर रखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। फिर आते हैं हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 4। कितना होता है? 4। फिर आता है लिथियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। फिर आता है बेरिलियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है 9। ठीक है। अब सुनिए, अब अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ किस आधार पे? परमाणु भार के आधार पर। ठीक है। तो यही आपका क्रम सही हो जाएगा। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम, परमाणु भार एटॉमिक मास जिसका परमाणु भार सबसे कम है उसको रखिए आप 1 नंबर पर। तो अगर मैं 1 नंबर किसी को देना चाहूँ, देखिए ये मैंने एक तरीके की मैंने चार्ट बना लिया। अब मुझे इसमें अरेंज करना है। आप इन चारों में से देखिए कि सबसे कम परमाणु भार किसका है? सबसे कम परमाणु भार किसका है? तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम है, तो इसको मैं पहले नंबर पर रख दूंगा। कौन से नंबर पर रख दूंगा? पहले नंबर पर। फिर देखिए हीलियम का परमाणु भार है 4, तो इसको मैं दूसरे नंबर पर रख दूंगा। फिर लिथियम का परमाणु भार है यहाँ पर 7, तो इसको मैं तीसरे नंबर पर रख दूंगा। फिर बेरिलियम का परमाणु भार है 9, तो इसको मैं जो है चौथे नंबर पर। इसको बोलते हैं परमाणु के भार के आधार पर जमाना। ये मैंने जमा दिया परमाणु भार के आधार पर, मतलब जिसका कम है वो 1 नंबर पे और जिसका सबसे ज़्यादा है उसको लास्ट में। ये किसने दिया था लॉ? ये दिया था, ये तो हमने तीनों में किया। डोवेराइनर ने भी यही किया, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने भी यही किया और मेंडलीफ ने भी यही किया। तीनों ने परमाणु भार के आधार पर जमाया था। लेकिन गलती कहाँ पर हुई? गलती यहाँ पर हुई कि अगर इन्होंने परमाणु भार के आधार पर जमाया था तो फिर परमाणु भार के आधार पर सभी तत्वों को जमाना था। जैसे कि यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट की और हम बात कर रहे हैं निकिल की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट की और हम बात कर रहे हैं निकिल की। इन दोनों की हम बात करते हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोबाल्ट का परमाणु भार जो होता है वो होता है 58.9 और उसके बाद है
निकिल का परमाणु भार जो होता है वो होता है आपका 58.7। अब देखिए दोनों की तुलना कीजिए आप मुझे बताइए परमाणु भार किसका ज़्यादा है, कोबाल्ट का ज़्यादा है कि निकिल का ज़्यादा है। अगर दोनों में लॉजिक लगाया जाए तो परमाणु भार किसका ज़्यादा है, परमाणु भार ज़्यादा है आपका कोबाल्ट का। देखिए क्योंकि 58.9 है और ये 58.7 है तो कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकिल का कम है, तो निकिल को आगे आना चाहिए, पहले निकिल होना चाहिए और निकिल के बाद क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा। पहले निकिल आएगा क्योंकि निकिल छोटा है, इसका परमाणु भार कम है, फिर आएगा कोबाल्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहले कोबाल्ट को रखा है, ये CO मतलब कोबाल्ट और Ni मतलब निकिल, तो पहले उन्होंने किसको रख दिया, कोबाल्ट को, बाद में उन्होंने किसको रखा, निकिल को, जबकि पहले आना चाहिए निकिल और फिर आएगा कोबाल्ट। तो उन्होंने खुद की ही लॉ को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। यहाँ तक सब ठीक था। यहाँ देखिए 4 7 9 10 12 14 बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन यहाँ देखिए 58.9 के बाद 58.7 आ गया, मतलब कम हो गया, जबकि पहले 7 वाला आता फिर 9 वाला आता। तो एक तो ये कमी हो गई। तो ये दो नाम याद रखना कि कोबाल्ट को पहले रखना था, कोबाल्ट के पहले निकिल को रखना था, लेकिन उन्होंने पहले कोबाल्ट को रख दिया फिर निकिल को रखा, है ना। मतलब परमाणु भार के आधार पर उन्होंने ये कमी देख ली। फिर और भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे देखिए एक ऑस्मियम है और एक है इरिट्रियम। ये देखिए ऑस्मियम और इरिट्रियम, इसके बारे में भी और देख लेते हैं। ऑस्मियम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, OS मतलब ऑस्मियम, इसका परमाणु भार है 194 और इसके बाद है इरिटियम, इसके बाद क्या है, इरिटियम, और इरिटियम का जो परमाणु भार है वो है 192। अब सुनिए किसका परमाणु भार कम है, यहाँ पर ऑस्मियम का परमाणु भार कम है कि इरिटियम का परमाणु भार कम है। आप बोलोगे सर 192 ये कम है, इरिटियम का परमाणु भार कम है, इसको पहले रखा जाएगा फिर ऑस्मियम को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ऑस्मियम को रख दिया मतलब OS और फिर इरिटियम को रखा मतलब IR। तो यहाँ पर भी गलती कर दी उन्होंने, मतलब पहले इरिटियम को रखना था, पहले किसको रखना था, पहले रखना था इरिटियम को फिर रखना था ऑस्मियम को, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्मियम को रख दिया फिर इरिटियम को रखा। तो मतलब जिस आधार पर उन्होंने स्वयं ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो बाकी सारी जगह तो लागू हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर उनका जो सिद्धांत है वो फेल हो रहा था। तो पहली बात तो ये आ गई कि उन्होंने जो है ये 2-3 गलतियां कर दी, तो ये कमी हो गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कमी है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो एक तो ये कमी कर दी उन्होंने कि परमाणु भार के आधार पर जमाया तो सही, परमाणु भार किस आधार पे, परमाणु भार। अब परमाणु भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो उन्होंने जमाया तो सही परमाणु भार के आधार पर, लेकिन कुछ तत्वों को नहीं जमा पाए, जबकि निकिल पहले आता कोबाल्ट बाद में जाता, यहाँ इरिटियम को पहले आना था ऑस्मियम को बाद में जाना था। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर आर्गन और क्रिप्टॉन, सॉरी ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आर्गन है और उसके बाद ये आपका पोटेशियम है। तो पोटेशियम को पहले आना था फिर आर्गन को आना था, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु भार कम है और आर्गन का परमाणु भार ज़्यादा है। तो भाई जिसका परमाणु भार कम होगा वो पहले आएगा, जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे भी गलती कर दी। तो ऐसी 3-4 गलतियाँ उन्होंने परमाणु भार के आधार पर कर दी, क्योंकि बाकी सारा लॉ फॉलो हो रहा है, कहीं कहीं पर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक तो इनकी ये कमी हो गई। अब आप बोलेंगे सर हमको इसमें क्या याद रखना है, आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये 2 नाम याद रखना है, एक कोबाल्ट और एक निकिल, और एक आपको याद रखना है इरिट्रियम और ऑस्मियम। ये 2 याद रखिए ना, एक ये वाला जोड़ा याद रखिए कोबाल्ट और निकिल, और एक इरिट्रियम और ऑस्मियम। पहले ऑस्मियम को आना था फिर इरिट्रियम को आना था, पहले इरिट्रियम को आना था फिर ऑस्मियम को आना था। यहाँ पर भी पहले निकिल को आना था फिर कोबाल्ट को आना था। ये यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी, गलती कर दी, ठीक है। अब इसके बाद इनका सेकंड भी कमी थी, 2 कमी बताने वाला हूँ मैं, जिसके आधार पर ये पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं विफल हो गई। फिर उसके बाद मोज़ेले ने इसको क्या किया, सही किया। लेकिन दूसरा जो इनकी कमी थी उसको समझने के लिए, दूसरी कमी को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं समस्थानिक, जिसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। अब देखिए जो साइंस फील्ड के नहीं है उनके लिए तो सभी शब्द न्यू वर्ड उनको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ को आप छोड़ के चले जाएंगे। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, समझ में आएगा, बहुत आराम से स्लो ही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए
हम बात कर रहे हैं दूसरी कमी, है ना, हम दूसरी कमी की बात कर रहे हैं। पहली कमी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या कमी थी, दूसरी कमी। लेकिन दूसरी कमी को समझने के लिए पहले ये समझिए कि आइसोटॉप किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स या समस्थानिक किसे कहते हैं, तो ये समझना जरूरी है। पहले तो ये समझिए कि परमाणु किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आइसोटॉप्स क्या होता है और कौन सी चीज़ क्या होती है। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिवीजन जितनी बार होगा आपको उतना अच्छे से याद होगा। देखिए ये एक बना दिया मैंने परमाणु, क्या बना दिया, परमाणु। परमाणु के नाभिक, ये नाभिक कहलाता है, ठीक है, परमाणु का नाभिक, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। और ये चारों ओर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कक्ष, क्या बोलते हैं, कक्ष। नाभिक में दो चीज होती हैं, नाभिक के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और कक्ष के अंदर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। कक्ष के अंदर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कक्ष में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, कहीं कहीं पर, और आपने भी देखा होगा, इस तरीके का सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है। मतलब कोई एक तत्व दिया जाता है, उसके नीचे भी कुछ लिखा रहता है, ऊपर भी कुछ लिखा रहता है। ये तो मैंने उदाहरण लिया है कि मान लो कोई तत्व, एक एक्स तत्व है, उसके नीचे लिखा है एन और उसके ऊपर लिखा है एम। तो ये एम एन किसको दर्शाता है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स, इसका अपन सिंबल चेंज कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एम, यहाँ लिख देता हूँ एक्स और यहाँ लिख देता हूँ ए, ठीक है। तो जो एक्स होता है, एक्स, ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद ये जो ए दिख रहा है आपको, ए, इसको बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक तत्व, एलिमेंट की जो नीचे लिखी होती है संख्या, नीचे लिखी होती है जो संख्या, अभी उदाहरण बता दूंगा, नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और किसी भी तत्व के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको कहते हैं परमाणु भार, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना। और इसमें और आपको क्या, इतनी चीज़ अभी आप याद रखें ना कि किसी भी एटम के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्ष में चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर होना जरूरी है, तभी आप जो हैं सेकंड कमी समझ सकते हैं। अभी आपको ये नहीं समझना है, यहाँ पर आपको माइंड से ये चीज़ निकाल देना है कि अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अभी तो हम केवल ये बता रहे हैं आपको कि समस्थानिक क्या कहलाता है, फिर कमी बता दूंगा मैं आपको। हाँ, तो सुनिए, नाभिक में क्या होता है, नाभिक के अंदर, अब मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, N7 और ऊपर लिख देता हूँ 14। ये समझिए, इसको समझिए। N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। अब मैं यहाँ से आपको 5 चीज़ निकाल के बताऊँगा। 5 चीज़ कैसे निकाली जाती है, किसी भी तत्व, ये नाइट्रोजन एक तत्व है ना, गैस है ना, नाइट्रोजन तो गैस है। अब ये जो एक तत्व है, इसमें आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, एक संख्या नीचे और एक संख्या ऊपर। अब इन संख्या का मतलब क्या होता है और कैसे निकालोगे परमाणु क्रमांक और कैसे निकालोगे परमाणु मास, वो बताता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो संख्या नीचे लिखी होती है, मतलब ये 7, जो संख्या नीचे लिखी होती है वो कहलाता है आपकी परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप बोलोगे 7 है सर। क्या है, 7। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताइए
परमाणु भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार बताइए। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार बताइए। तो आप बोलोगे सर ये जो ऊपर लिखा होता है इसको ही हम परमाणु भार कहते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं हम, परमाणु भार बोलते हैं। जो ऊपर लिखा होता है मतलब एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 14, 14 मतलब परमाणु भार कितना हो गया 14। तो यहाँ से दो चीज़ तो क्लियर होके सामने आ गई कि जो नीचे संख्या लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है और जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो परमाणु भार कहलाता है। मैं बोलूँ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, आप बोलोगे 7। मैं बोलूँ परमाणु का भार, नाइट्रोजन का भार कितना है, तो आप बोलोगे 14। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही क्या होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बताइए नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7। मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 7। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, और जितना परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु क्रमांक। अब और समझिए, उसके साथ ही एक चीज़ और समझिए, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक चीज़ और क्लियर हो गई। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, क्योंकि नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 7 है। तो यहाँ से तीन चीज़ इक्वल टू निकल आई। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो आप बोलोगे सर 7 ये है। मैं आपसे बोलूँ कि बताइए नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7। मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे बताइए नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7। तीनों चीज़ क्या आएंगी आपकी 7, तीनों का आंसर क्या आएगा 7। शब्दों को याद रखना, परमाणु क्रमांक 7, प्रोटॉनों की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। लेकिन चेंज अब आता है, थोड़ा सा समझिए। ये जो ऊपर 14 लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर का जो 14 लिखा है मतलब 14, वो क्या है, परमाणु भार। तो परमाणु भार दो चीज़ों से मिलके बना है। अभी बताया मैंने, परमाणु भार कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है, दो चीज़ों से, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब सुनिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का परमाणु भार तो 14 है। मैं बोलूँगा अच्छा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक भार 14 है, तो मुझे बताइए इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर कि इसके अंदर प्रोटॉन तो 7 हैं, 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। कैसे, वो समझिए। देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक से ही पता चल जा रहा है परमाणु प्रोटॉनों की संख्या। सॉरी, ये परमाणु भार है तो परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक से ही प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी। कितनी है, 7। अच्छा, अगर ऊपर 7 प्रोटॉन है तो ऊपर 7 प्रोटॉन माइनस कर दो तो 7 क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके ही तो ये ऊपर वाली संख्या बनती है, मतलब परमाणु भार बनता है। तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7, तो फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 7। अब समझिए इस चीज़ को अलग तरीके से, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर 5 चीज़ निकाल के बताता हूँ। ये तो मुझे सिर्फ आपको समझाना था, ये केवल मुझे आपको समझाना था, लेकिन अब मैं आपको 5 चीज़ निकाल के बताता हूँ, क्योंकि टॉपिक ये अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो तभी मैं आपको आइसोटॉप बता पाऊँगा, और आइसोटॉप बता पाऊँगा तभी मैं ये बता पाऊँगा कि मेंडलीफ ने कौन सी कमी कर दी थी। तो देखिए, ये कोई अगर इस तरीके से मैंने सिंबल लिखा है ना, यहाँ लिखा हुआ है आपका N, नीचे लिखा है 7 और ऊपर लिखा है 14, ये दो चीज़ आपको दिख रही हैं। अब सुनिए, ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये जो नीचे वाला सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या।
इसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, उसी के साथ साथ समझिए जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब मुझे यहाँ से 3 चीज़ पता चलेगी, इस नंबर से मुझे 3 चीज़ पता चलेगी। अगर यहाँ 7 लिखा है मतलब परमाणु क्रमांक 7 है, अगर यहाँ 7 लिखा है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है, अगर यहाँ पर 7 लिखा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिए ये जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या मतलब 14, ये मुझे 2 चीज़ देगा। इसको हम बोलते हैं परमाणु भार, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और परमाणु भार से हमको क्या मिलेगा, ये मुझे क्या देगा, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को परमाणु भार। और परमाणु भार में 2 चीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं परमाणु भार में, एक होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि परमाणु भार मतलब परमाणु भार 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन है और इसी के अंदर न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर कितने प्रोटॉन है वो तो नीचे से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ना प्रोटॉन कितने हैं। बताइए मुझे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉनों की संख्या 7 है। अगर ऊपर प्रोटॉनों की संख्या 7 है तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे ना, क्योंकि तभी तो दोनों को ऐड करने के बाद 14 होना चाहिए। अगर प्रोटॉन 7 हैं, यहाँ पर प्रोटॉन अगर 7 हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, न्यूट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए ना, तभी तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 14। तो यहाँ से समझिए कि 5 चीज़ हम निकाल सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर से हम 5 चीज़ निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों की संख्या ये देखिए 7 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी 7 रहेगी, और ऊपर वाली चीज़ कहलाती है परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास। और वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन दोनों में से किसी एक संख्या की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर मेरे पास मुझे पता है कि ये इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 7, तो सिंपल सी बात है न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, तभी तो दोनों को ऐड करने पर 14 होगा। तो यहाँ से 5 चीज़ बन जाती है। अब ये तो हो गया आपका परमाणु। अब समझिए, अब इसमें मैं आपको समस्थानिक बता रहा हूँ और समस्थानिक के आधार पे ही मैं आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा। अब ये तो हो गया आपका कि कितने इलेक्ट्रॉन, किसको प्रोटॉन कहते हैं, किसको न्यूट्रॉन कहते हैं, नाभिक में क्या क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। अब समझिए समस्थानिक क्या है या आइसोटॉप्स क्या है। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है उसके रूप जैसा होता है। जैसे कि कार्बन के अपर रूप होता है ना, कार्बन से ही कोयले से, देखो कार्बन के अपर रूप क्या क्या होता है, हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, हीरा और ग्रेफाइट उसके ही अपर रूप है ना। उसी तरीके से समस्थानिक होते हैं, उसके ही रूप होते हैं। अब समस्थानिक में अंतर होता है थोड़ा सा। जैसे कि मैं बोलूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब वो 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं वो यहाँ समझिए। देखिए एक को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ H11, एक को मैं लिख रहा हूँ H12 और एक मैं लिख रहा हूँ H13। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये इनको ही बोलते हैं समस्थानिक। देखिए संकेत H ही है लेकिन सब में अंतर है। आप बोलेंगे सर क्या अंतर है, वो अंतर मैं अभी बता चुका हूँ आपको। देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर भी क्या लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर क्या लिखा है 3। अंतर है, बिल्कुल अंतर है। मैं तुमको बोलूँ अच्छा इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं, इन तीनों के क्या है अलग अलग नाम भी हैं। अब इन तीनों के क्या अलग अलग नाम है वो मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, इसका नाम क्या है ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्रिटियम, इसका नाम क्या है ट्रिटियम, इसका नाम क्या है ट्रिटियम। तीनों के मैंने नाम लिख दिया। अब क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा, मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताइए प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है, मतलब नीचे वाली संख्या। मैं आपको बोलूँ प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु क्रमांक
इसका परमाणु क्रमांक 1 है। कितना है? 1 है। मैं आपको बोलूं कि मुझे बताइए प्रोटियम का परमाणु भार कितना है? परमाणु भार मतलब ऊपर वाली संख्या। तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु भार जो है, इसका परमाणु भार जो है वो 1 है। वो भी क्या है? 1 है। ठीक है। अब इस पर आते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम मैं बोलूँ ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु क्रमांक तो 1 ही है, ये दिख रहा है नीचे 1। मैं आपको बोलूँ कि ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु भार तो 2 है, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। फिर मैं आपको बोलूँ कि ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु क्रमांक 1 है। मैं बोलूँ कि ट्रिटियम का परमाणु भार कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका परमाणु भार 3 है, ऊपर 3 लिखा है। अब तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया हो गया कि परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं। देखिए परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, लेकिन परमाणु भार 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 3, भार अलग अलग हो गए और परमाणु क्रमांक एक जैसे हो गए। इनको बोलते हैं समस्थानिक। इनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। उनको ही क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसोटॉप किसे कहा जाता है? ऐसे तत्व, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, मतलब तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है? 1, लेकिन परमाणु भार 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 3, परमाणुओं का भार अलग अलग हो गया। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उनको कहा जाता है आइसोटॉप्स, उनको कहा जाता है समस्थानिक। अब इसमें एक चीज़ और समझिए आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, प्रोटॉन कैसे होंगे और न्यूट्रॉन कैसे होंगे, क्योंकि वो भी तो आपका एक तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखिए इसी में हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसका कर लेते हैं 1H1 का, है ना। यहाँ कर देते हैं। ये लिखा हुआ है 1H1, ये लिखा हुआ है, मतलब इसमें ये क्या लिखा है? परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप बोलोगे सर प्रोटॉन तो ऊपर 1 ही है तो न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ तो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अगर नीचे से पता चल रहा है कि प्रोटॉन 1 है तो ऊपर तो 1 प्रोटॉन हो गया, लेकिन ऊपर न्यूट्रॉन तो नहीं है। कैसे? वो समझिए। इसको मैं इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब देखिए इसके नाभिक बना देता हूँ, है ना। तीनों के क्या बना देते हैं हम? सेंटर नाभिक बना देते हैं। नाभिक में क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, और चारों ओर क्या घूमते हैं? चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर नीचे से पता चलता है प्रोटॉन, तो आप बोलोगे सर इसमें प्रोटॉन 1 ही है। मैं बोलूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन तो यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलके बनी होती है, लेकिन ऊपर तो केवल 1 ही दिख रहा है और 1 तो प्रोटॉन है, तो फिर न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें। मैं आपको बोलूँ इसमें परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1। लेकिन मैं बोलूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ऊपर 2 लिखा है तो 2 में से 1 तो प्रोटॉन हो गया, तो 1 क्या होगा? न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन है तो 1 क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन, तभी तो 1 और 1 मिला के 2 होगा, तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है मतलब प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन मैं बोलूँ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर ऊपर 3 लिखा है, और ये जो ऊपर वाली संख्या होती है 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 2 होने चाहिए ना, तभी तो दोनों को मिला के 3 होगा।
भाई प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक से पता चलता है ना प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो एक ही है। अगर प्रोटॉन एक है तो फिर ऊपर न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, तभी तो 1 और 2 को मिला के 3 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ निकाल रहा हूँ। देखिए प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग हो गई कि हम इसका एक और परिभाषा बोल सकते हैं, एक और परिभाषा बना सकते हैं, और वो इस तरीके से बना सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, यहाँ न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो एक जैसी है। तो एक परिभाषा ये भी बन जाएगी कि ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब बात आती है कि ये जो समस्थानिक हैं, ये जो समस्थानिक हैं, इनसे मतलब क्या निकल रहा है, लॉजिक क्या निकल रहा है, और इससे मेंडलीव का क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो समस्थानिक होते हैं उनके भार क्या होते हैं, अलग अलग। लेकिन क्या मेंडलीव ने ऐसा कुछ किया, हाइड्रोजन के साथ क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक को रखा, नहीं रखा। आप देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये क्या लिखा हुआ है, H। H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या इन्होंने हाइड्रोजन के साथ इनके 3 समस्थानिकों को रखा, नहीं रखा। मतलब उन्होंने हाइड्रोजन को तो रखा लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिक को स्थान नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो इन्होंने किस आधार पे बनाई, परमाणु भार के आधार पे बनाई कि भाई जिसका जैसा परमाणु भार होगा हम उसको जमाते जाएंगे। तो उस तरीके से फिर इसको भी जमाना चाहिए था, इसको भी जमाना चाहिए था। क्यों जमाना चाहिए था वो समझिए। मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए जो पहला वाला तत्व है, मतलब ये प्रोटियम, प्रोटियम, ये जो प्रोटियम है इसका परमाणु भार कितना है, तो आप बोलोगे इसका परमाणु भार 1 है। मैं बोलूँ जो ड्यूटेरियम है, जो ड्यूटेरियम है उसका परमाणु भार कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। मैं बोलूँगा जो ट्रिटियम है इसका परमाणु भार कितना है, तो आप बोलोगे 3 है। तो फिर इनको भी जमाना था, क्यों, क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। तो पहले नंबर पर इसको रखना था, दूसरे नंबर पर इसको रखना था और तीसरे नंबर पर इसको रखना था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तीनों का एक ही रखा उन्होंने, हाइड्रोजन को। तो उन्होंने समस्थानिक को स्थान नहीं दिया। अपनी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सबको अरेंज किया लेकिन जो उनके अपर रूप होते हैं, कहने का मतलब उनके समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, उनको स्थान ही नहीं दिया क्योंकि उनको स्थान देना जरूरी था। यहाँ 3 हाइड्रोजन को रखना था। ऐसे क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, तो उनको भी स्थान देना था। तो उन्होंने उनको स्थान नहीं दिया, और स्थान देना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। देखिए इसका परमाणु भार 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 3, तो फिर उसको जमाना था। अगर सभी के परमाणु भार एक जैसे होते, 1 1 1, तो फिर एक ही स्थान पे तीनों को रख देते तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था। तो ये जो मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी का एक विफल रहा है। तो अब 2 कमियां मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। पहला उन्होंने क्या किया, पहले कोबाल्ट को जमा दिया फिर निकिल को जमाया, जबकि करना क्या था, पहले निकिल को जमाना था फिर कोबाल्ट को जमाना था। उसी तरीके से पहले उन्होंने किसको जमाया, ऑस्मियम को, फिर इरिडियम को जमाया, जबकि पहले इरिडियम को जमाना था फिर ऑस्मियम को जमाना था। उसी तरीके से उन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। किनको स्थान नहीं दिया, समस्थानिक जो रहे हैं उनको स्थान नहीं दिया। तो 2 कमियां याद रखना यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, अभी इनके अंदर तो कमियां थी, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो थी कमी। अब इस कमी को पूरा भी करना था और पूरा करने के बाद एक नई पीरियोडिक टेबल भी लाना था और उसको लाए मोजले। कौन लाए, मोजले। इनकी कमियां थी तो ये पीरियोडिक टेबल को इतना प्राथमिकता नहीं दी गई। और उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए मोजले। और मोजले ने क्या किया,
इनकी पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की जानकारी हमको दी। अब ये जो जानकारी उन्होंने दी वो उन्होंने इसी पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से क्या किया, अरेंज किया, अच्छी तरीके से जमाया। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसको उन्होंने अच्छी तरीके से क्या किया, जमाया, अरेंज किया और हम तक पहुंचाया। तो पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा मोज़ले को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो आंसर आना चाहिए वो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीफ को, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं ने कर दी थी। ये जैसे शुरुआत उन्हीं ने की थी, फिर मोज़ले आए। तो अब मोज़ले के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये हमारे कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? 4th नंबर के वैज्ञानिक है ना, चतुर्थ वैज्ञानिक जिन्होंने किसकी जानकारी दी? पीरियोडिक टेबल की जानकारी दी। 3 तक तो हम पढ़ चुके हैं ना। चौथे वैज्ञानिक थे मोज़ले। कौन थे? मोज़ले। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उस आवर्त सारणी का नाम क्या रखा? उसका नाम रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी। क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी। और सिद्धांत है ना आधुनिक आवर्त सारणी सिद्धांत, ये किन्होंने दिया? ये दिया मोज़ले ने। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मोज़ले को। किसे कहा जाता है? मोज़ले को कहा जाता है, मोज़ले को। अच्छा, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो पीरियोडिक टेबल कब बनाई थी? तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल 1913 में बनाकर प्रस्तुत की। कब की? 1913 में। तो ये डेट याद रखना, ये वाली डेट ज़्यादा पूछी जाती है। 1913 में मोज़ले द्वारा जो है पीरियोडिक टेबल बनाई गई। हालांकि इन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, इसलिए उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। अभी मैं बता दूंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई थी। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट हो गई है। यहाँ से इतिहास अब हमारा समाप्त हो चुका है। मोज़ले, ठीक है, इन्होंने कितने तत्वों को जमाया? 118 तत्वों को जमाया। 118 तत्वों को जमाया इन्होंने। वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। तो उन्होंने भी कितने तत्वों को जमाया? 118 तत्वों को जमाया। लेकिन इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। किस आधार पर जमाया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। देखिए, अब परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने परमाणु भार के आधार पर जमाया, लेकिन इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। किसने? मोज़ले ने। तो चारों साइंटिस्टों के नाम, सिद्धांत, सन याद रखना है आपको। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। पहले मैं छोटा सा आपको पीरियोडिक टेबल बना के बता देता हूँ और फिर उन्होंने किस तरीके से दी प्रस्तुत की पीरियोडिक टेबल, वो भी मैं आपको डाटा बताता जाऊंगा। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को इन्होंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल उन्होंने कितने तत्वों को रखा था? 118 तत्वों को रखा था। ठीक है, वो पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 118 तत्व जो कौन कौन से तत्व हैं, किस तरीके से उनको याद करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो पूरे 118 तत्व याद होंगे। लेकिन अभी केवल हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम ये है कि पहले पीरियोडिक टेबल को समझना। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको बोलते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके जनक किसे कहा जाता है? मोज़ले को कहा जाता है। अब ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने समूह थे, कितने आवर्त थे? क्योंकि वो मेंडलीफ की थी,
ये मोजले ने दी थी। तो इसमें कितने समूह देखने को मिलते हैं? तो इसमें टोटल हमको समूह देखने को मिलते हैं 18 समूह। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की? समूह की, कि इसमें आपको कितने समूह देखने को मिलते हैं? तो आप बोलना 18 समूह देखने को मिलते हैं। कैसे? काउंट कर लेते हैं। ये पहला समूह था 1 नंबर, ठीक है। ये दूसरा समूह था 2 नंबर। फिर यहाँ पर 10 समूह एक साथ थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह यहाँ पर देखने को मिल गए। मतलब ये समझ लीजिए तीसरा समूह ये था, ये चौथा समूह, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11वां और 12वां, ऐसे टोटल इतने 10 समूह यहाँ देखने को मिले। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ 13वां समूह। ये 13वां समूह, 14वां, 15वां, 16, 17 और ये कौन सा था आपका? 18। तो इस तरीके से टोटल 18 समूह थे। और ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है ना, ये इनके अंदर ही आएंगी। कैसे आएंगी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हम थोड़ा सा सिर्फ बता रहे हैं आपको कि समूह कितने थे। तो टोटल कितने समूह थे? 18। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 समूह थे। और समूह को कैसे गिनना है? समूह को खड़ी लाइन में गिनना है। कैसे गिनना है? खड़ी लाइन में। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें आवर्त कितने थे? क्या? आवर्त। तो इसके अंदर टोटल 7 आवर्त थे। हालांकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही आवर्त थे, यहाँ पर भी 7 ही देखने को मिलेंगे। अब वो 7 कैसे हैं वो देखिए। ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर डबल आएगा आपका, है ना। यहाँ पर आपके 2 आएंगे, ये 1 2, इसके नीचे एक और आएगा। मतलब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 यहाँ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 आपको आवर्त देखने को मिलेंगे। तो समूह कितने देखने को मिले? 18। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके टोटल 18 समूह देखने को मिले। और आवर्त कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये टोटल कितने बन जाएंगे आपके? टोटल 7 बनेंगे आपके। टोटल कितने बनेंगे? 7, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इन्होंने क्या दिए थे? समूह दिए थे। अब कितने तत्वों को जमाया था? तो 118 तत्वों को जमाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उसके 4 क्रम बनाए थे, 4 बॉक्स बनाए थे उन्होंने। मतलब 4 तरीके से उन्होंने पार्ट कर दिए थे। ये वाला पार्ट अलग था, ये पार्ट अलग था, ये पार्ट अलग था और ये वाला पार्ट अलग था। 4 पार्ट बनाए थे। वो पार्ट भी देख लीजिए आप कौन कौन से पार्ट थे। 4 पार्ट बनाए थे। सबसे पहले ये जो पहला समूह है, कौन सा समूह? पहला समूह। और ये जो दूसरा समूह है, इसको उन्होंने एस ब्लॉक में रखा। कौन से ब्लॉक में रखा? एस ब्लॉक। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए। इसको क्या बोला उन्होंने? एस ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से लेकर तो 12 तक, 3 से लेकर तो 12 तक, ये जो 10 समूह दिख रहे हैं ना, 3 से लेकर 12 तक, इसको उन्होंने कहा डी ब्लॉक। इसको उन्होंने क्या कहा? इसको उन्होंने कहा डी ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो थे उसको पी ब्लॉक कहा। 13 से 18 तक क्या कहा? पी ब्लॉक कहा। और लास्ट में ये जो 2 लाइन दिख रही हैं, इसको एफ ब्लॉक कहा। इसको क्या कहा? एफ ब्लॉक कहा। क्या कहा? इसको एफ ब्लॉक कहा। तो देखिए उन्होंने 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया था। मतलब पहला समूह, ये देखिए पहला समूह और दूसरा समूह, पहला समूह और दूसरा समूह, पहला समूह और दूसरा समूह कौन से ब्लॉक में रखा गया था? एस ब्लॉक में रखा गया था। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब कहने का मतलब है 3 से लेकर तो 12 तक के समूह को उन्होंने डी ब्लॉक में रखा। और उसके बाद 13 से लेकर तो 18 तक के समूह को उन्होंने किस ब्लॉक में रखा? पी ब्लॉक में रखा। और एफ ब्लॉक आपका इसी के अंदर आता है, लेकिन उसको फिर भी अलग रखा है। उसका रीज़न है, उसका कारण है। वो कारण मैं आपको धीरे बता दूंगा, जब हमारी वीडियो आगे पहुंच जाएगी तो ये कारण भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप याद रखना कि ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है।
एस ब्लॉक में कौन कौन से समूह आते हैं, तो आप बोलना पहला समूह आता है और दूसरा समूह आता है। मैं बोलूँ पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह आते हैं, तो आप बोलना 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये इतने समूह पी ब्लॉक में आते हैं। मैं बोलूँगा डी ब्लॉक में कौन कौन से समूह आते हैं, तो आप बोलोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो समूह हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। और एफ तो इसी कैटेगरी में आता है, डी की कैटेगरी में, उसको फिर अलग रखा गया है। ठीक है, अब इसमें तत्व है कि टोटल कितने तत्व हैं, टोटल तत्व हैं आपके 118। अब 118 तत्वों को हम इस ब्लॉक के आधार पर डिवाइड कर देते हैं, मतलब किस ब्लॉक में कितने तत्व देखने को मिलते हैं, किस ब्लॉक में कितने तत्व देखने को मिलते हैं और कौन सा ब्लॉक किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए ये जो एस ब्लॉक है, ये जो एस ब्लॉक है, इसमें टोटल हमको 13 तत्व देखने को मिलते हैं। कितने? 13। कितने? 13। आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 7 और यहाँ से मिल जाएंगे 6, तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13। तो एस ब्लॉक में कितने रखे गए थे? 13। ऐसे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल कितने हैं? 13। क्योंकि ये एस ब्लॉक है, पहला समूह और दूसरा समूह क्या कहलाता है? एस ब्लॉक कहलाता है। तो एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। फिर ये पी में देखिए, तो पी में 37 हैं टोटल। कितने हैं? 37। टोटल कितने हैं? 37 तत्व हैं। इस तरीके से 6 तरीके से काउंट करेंगे आप, तो 6 × 36 हो जाएगा और ऊपर एक रहता है 37। तो टोटल पी ब्लॉक में कितने तत्व हैं? 37 तत्व होते हैं। फिर डी ब्लॉक में 40 होते हैं। डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 40 होते हैं। और डी ब्लॉक के बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं आपके 28। कितने होते हैं? 28। 14 ऊपर होते हैं और 14 नीचे होते हैं। तो 14 और 14 कितने हो गए आपके? 28 हो गए। तो इस तरीके से 28 तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो एस ब्लॉक में कितने तत्व रखे गए हैं, तो बोला 13 तत्व रखे गए हैं। पी ब्लॉक में कितने तत्व रखे गए हैं, तो 37 तत्वों को रखा गया है। डी ब्लॉक में कितने तत्वों को रखा गया है, तो 40 तत्वों को रखा गया है। और एफ ब्लॉक में कितने तत्वों को रखा गया है, तो 28 तत्वों को रखा गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ तक तो मैंने केवल आपको बेसिक बताया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो यहाँ तक हम पहुँचे, है ना। यहाँ तक पहुँचने में हमने कितने तरीके से उसको बनाया। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। एस ब्लॉक अलग से समझाऊंगा, पी ब्लॉक अलग से समझाऊंगा, डी ब्लॉक समझाऊंगा और एफ ब्लॉक, और कहाँ से प्रश्न उठ के आते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। और यहीं से बता दूंगा मैं आपको कि किस आधार पर परमाणु क्रमांक कैसे आया और किस आधार पर इनको जमाया। प्रश्न में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। कल हमारी आधुनिक आवर्त सारणी पूरी तरीके से हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया कि पीरियोडिक टेबल कैसी है, क्योंकि हम अभी तक इतिहास पर आ रहे थे और आज इतिहास खत्म हो जाएगा। अब हमारा कल से आधुनिक आवर्त सारणी चलेगी, मतलब पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, जो वर्तमान की पीरियोडिक टेबल है। लेकिन छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए मेंडलीव जो थे उन्होंने उनकी पीरियोडिक टेबल दी, 1872 में पब्लिक कर दी। लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में 2 कमियां थी, वो कमियां मैंने आपको बता दी। पहला तो उन्होंने परमाणु भार के आधार पर जमाया, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट और निकल को नहीं जमा पाए वो। उसके बाद समस्थानिक को भी स्थान नहीं दे पाए वो, है ना। तो उन्होंने 2 गलतियां कर दी। अब उन 2 गलतियों को सुधारा किसने? मोजले ने। तो मोजले ने उनकी पीरियोडिक टेबल को सुधार किया, उसको अच्छे से व्यवस्थित किया और फिर आधुनिक पीरियोडिक टेबल हमारे सामने प्रस्तुत की। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत मोजले ने दिया, और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी किसे कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है। ये जो आवर्त सारणी आपको दिख रही है, ये इन्होंने कब दी थी? तो 1913 में दी थी। 118 तत्व पूरे नहीं थे उस समय, अभी और खोजे गए हैं, टोटल 118 हो गए हैं। पहले डिस्कवरी हो, उनके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया था। जैसे उनकी डिस्कवरी हुई तो हमने उनको अरेंज कर दिया। अभी वर्तमान में 118 टोटल तत्व हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। कहने का मतलब ये है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा वो उसको पहले नंबर पर रखा जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होगा उसको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होगा उसको तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। अब इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने समूह थे? तो 18 समूह थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 समूह थे। कितने आवर्त थे? तो 7 आवर्त थे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये एक, फिर ये 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने थे? 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7। अच्छा, इसको 4 ब्लॉकों में बांटा, S P D F। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी S में कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। P में कितने तत्व हैं? 37 तत्व हैं। D में कितने तत्व हैं? 40 तत्व हैं। और F में कितने तत्वों को रखा है? तो 28 तत्वों को रखा है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी पर हम पहुंच चुके हैं। अब कल से हमारा इस पर डीपली स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेंडलीफ की भी मैंने आपको कमियां बता दी और हम यहाँ पर आ चुके हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से 3 चीज़ प्राप्त हो रही हैं, तो लाभ लीजिए हमारी वीडियो का। पहला, आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। दूसरा, आप जो है इसकी PDF निकाल सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, है ना। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप PDF निकाल सकते हैं। तीसरा, आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आज मैंने वीडियो बनाई है, इससे रिलेटेड टेस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाइए, वहाँ से टेस्ट लगाइए। टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 3 काम आपको करना है। वीडियो आप देख चुके हैं, अब आपको PDF निकाल लेना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाल दी जाएगी, तो वहाँ से निकाल लीजिए और टेस्ट दीजिए आप, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेस्ट दीजिए। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।